गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट टॉपर। इस चैनल में हम डेली जनरल अवेयरनेस टेस्ट डिस्कस करते हैं, जिसमें कि आपकी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, साथ ही अदर एग्ज़ाम, साथ ही आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी जूनियर इंजीनियर, साथ ही वेरियस स्टेट के पीएससी एग्ज़ाम जैसे कि जीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, आरपीएससी हो गया एंड अदर एग्ज़ाम जैसे कि हाईकोर्ट जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, पियोन। ये सारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हम टेस्ट के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो क्वेश्चन है वो 2010 से लेके 2021 तक के जो क्वेश्चन है वो आपको टेस्ट में मिलेंगे। टेस्ट का जो पैटर्न है उसमें डेली के 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको और हर क्वेश्चन पे 10 सेकेंड का टाइमर होगा। और जैसे ही टेस्ट कंप्लीट होता है उसके तुरंत बाद हम उसका डिटेल एनालिसिस भी करेंगे, डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे, हर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन भी हम चेक करेंगे। सो नाउ गाइज, आज आपका थर्ड टेस्ट है। सो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। सो नाउ गाइज, आपका टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो नाउ लेट्स चेक द सॉल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी द्वारा नहीं लिखी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एन एरा ऑफ डार्कनेस। सो सलमान रुश्दी द्वारा लिखी हुई किताबें द सैटेनिक वर्सेस, मिडनाइट चाइल्ड एंड शेम एन एरिया ऑफ डार्कनेस बुक जो है वो वी एस नायपॉल द्वारा लिखित पुस्तक है। वी एस नायपॉल द्वारा कुछ और किताबें लिखी हुई है, जैसे कि एन एरिया ऑफ डार्कनेस, अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास एंड मिगुएल स्ट्रीट। तो ये जो 3 बुकें वो सलमान रुश्दी द्वारा लिखी हुई है और ये जो 3 बुकें वो वी एस नायपॉल द्वारा लिखी हुई है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अराकू घाटी एक पर्यटक स्थल दक्षिण भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। अराकू घाटी जो है वो भारत में आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम जिले का एक हिल स्टेशन है। जैसे कि आप देख सकते हो ये इमेज, ये अराकू घाटी है जो कि विशाखापट्टनम में स्थित है। अराकू घाटी कहाँ पे स्थित है? विशाखापट्टनम में। अराकू घाटी कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में। तो ये 2-3 बार आप रिपीट करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है आंध्र प्रदेश में। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सर थॉमस रो जो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जहांगीर। सर थॉमस रो 1615 में सूरत के बंदरगाह पर राजा जेम्स के एक पत्र के साथ मुगल सम्राट जहांगीर के साथ एक व्यापार समझौता की मांग करने के लिए पहुंचे थे। सर थॉमस रो ने मुगल दरबार में 4 साल बातचीत में खर्च किया। अंततः 1619 में बिना व्यापार समझौते के इंग्लैंड लौट आया था। तो ये आप इमेज देख सकते हैं, ये सर थॉमस रो है और ये जहांगीर है। तो ये जो है वो अपने जहांगीर के दरबार में जो है वो बिजनेस का प्रस्ताव लेके आता है, लेकिन 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी
ये बिजनेस प्रस्ताव जो है वो स्वीकृत नहीं किया जाता है जहांगीर के द्वारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर की राजधानी हम्पी भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक में। हम्पी भारतीय राज्य कर्नाटक में विजयनगर के होस्पेट तालुका में एक शहर है। तो ये आप देख सकते हैं हम्पी की इमेज, जो कि कर्नाटक के विजयनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, धनानंद। नंद वंश की जो स्थापना है वो महापद्मनंद ने की थी और भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जो कुलीन नहीं था तथा जिसकी सीमाएं गंगा के मैदानों को लांघ गई थी। यह साम्राज्य वस्तुतः स्वतंत्र राज्यों या सामंतों का शिथिल संघ ना होकर एक किसी शक्तिशाली राजा बल के सन्मुख नतमस्तक होते थे। महापद्मनंद ने निकटवर्ती सभी राजवंशों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की एवं केंद्रीय शासन की व्यवस्था लागू की और इसीलिए सम्राट महापद्मनंद को केंद्रीय शासक प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। तो महापद्मनंद को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक भी कहा जाता है। नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो धनानंद था और धनानंद जो है एक लालची और धन संग्रही शासक था जिसे असीम शक्ति और संपत्ति के बावजूद वह जनता के विश्वास को नहीं जीत सका था और उसने एक महान विद्वान ब्राह्मण चाणक्य को अपमानित किया था। इसीलिए चाणक्य ने अपनी कूटनीति से धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाया था और उसके बाद जो है वो नंद वंश का अंत हो जाता है एंड मौर्य वंश की शुरुआत हो जाती है। सो ये जो पूरी स्टोरी थी वो नंद वंश के बारे में थी। नंद वंश का स्थापक भी पूछा जाता है। नंद वंश का स्थापक जो है वो महापद्मनंद था एंड अंतिम शासक जो है वो धनानंद था। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात में। भारत में लगने वाले सबसे बड़े और प्रसिद्ध मेले, सबसे पहला जो है वो कुंभ मेला जो कि हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन में लगता है। उसके बाद पुष्कर मेला जो कि राजस्थान अजमेर में लगता है। उसके बाद सूरजकुंड शिल्प मेला जो कि हरियाणा में लगता है। गोवा कार्निवल मेला गोवा में लगता है। सोनपुर मवेशी मेला जो कि पशु मेला होता है तो वो बिहार में लगता है। हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख में। बीकानेर कोलायत मेला राजस्थान में। तरणेतर मेला गुजरात में। शांति निकेतन पोष मेला पश्चिम बंगाल में एंड गंगा सागर मेला जो है वो पश्चिम बंगाल में लगता है। तो ये सारे फेमस मेले हैं जो कि भारत में लगते हैं और इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950 को। तो भारत का संविधान जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो कब अपनाया गया था और कब लागू हुआ था ये दोनों डेट आपको याद रखनी है, कन्फ्यूज़न ना हो जाए, ये कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव से गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? यानी कि लिक्विड से गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन। तो ये आप देख सकते हैं फेस चेन का मैंने पूरा बताया। जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में जो कन्वर्जन होता है उसको हम कहते हैं मेल्टिंग। उसके बाद लिक्विड से गैस में जो कन्वर्जन होता है उसको हम कहते हैं इवोपरेशन एंड गैस से जो सॉलिड में कन्वर्ट होता है उसको हम कहते हैं डिपोजिशन। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सॉलिड से लिक्विड में जो कन्वर्जन होता है उसको हम कहते हैं मेल्टिंग। लिक्विड से गैस में जो कन्वर्जन होता है उसको हम कहते हैं इवोपरेशन एंड गैस से जो सॉलिड में कन्वर्जन होता है उसको हम कहते हैं डिपोजिशन। अब उल्टा चलेंगे, लिक्विड से सॉलिड में जो कन्वर्जन होता है उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग। सॉलिड से गैस में कन्वर्जन होता है उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन एंड गैस से जो लिक्विड में कन्वर्जन होता है उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। फिर से एक बार, लिक्विड से सॉलिड में जो कन्वर्जन होता है उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग। सॉलिड से गैस में जो कन्वर्जन होता है उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन एंड गैस से जो लिक्विड में कन्वर्जन होता है उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो ये पूरा फेस चेन का मैटर है, इधर से आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मार्स। मार्स यानी मंगल ग्रह।
तो ये आप देख सकते हैं ग्रह अपने घटते आकार के क्रम में मैंने लिखा है, जैसे कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। इसका मतलब है सबसे बड़ा जो ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल एंड बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कंपाइलर। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में क्या अंतर है? कंपाइलर जो होता है वो पूरे प्रोग्राम को स्कैन करता है और इसे संपूर्ण रूप से मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है, और इंटरप्रेटर जो होता है वो एक बार में एक स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करता है। यानी कि जो कंपाइलर होगा वो पूरे प्रोग्राम को जो है वो स्कैन करता है और उसको फिर कन्वर्ट करता है, और इंटरप्रेटर जो है वो लाइन टू लाइन जो है वो पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है। तो ये जो डिफरेंस है वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में देखने को मिलता है। सो नाउ गाइस, आपका टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।